जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर सहमति हो। असहमति जरूरी है ताकि लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहे, लेकिन असहमति जताने के लिए असहमत होना सही नहीं। असहमति के लिए तथ्यों की जानकारी और समझ जरूरी है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि लोग भविष्य में आप पर भरोसा करेंगे या नहीं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी अति उत्साह की। किसका? पूरे विपक्ष का। अति उत्साह एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, अति उत्साह चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का, अति उत्साह में सरकार को विलेन के रोल में रंगने का। संसद में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने उस दौरान चुनाव आयोग पर मुख्य चुनाव आयुक्त की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने पूछा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया गया। राहुल गांधी की बात के मायने ये थे कि मोदी सरकार अपनी मर्जी से अपनी पसंद के सीईसी की नियुक्ति करती है ताकि चुनाव में घोटाला कर सके बिना जानकारी के। कोई भी राहुल गांधी की बात सुनेगा तो उसे उनकी बातें बड़ी दमदार और लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक लगेंगी और लाजमी है, लेकिन जो है नहीं। राहुल गांधी के दावों को तथ्यों की कसौटी पर आज हम कसेंगे और कसना चाहिए भी। जैसे ही धुंध साफ होने लगती है और धुंध साफ होते ही दिखता है कि सुकुमार सेन देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 2 सफल लोकसभा चुनाव कराए। सत्य यह भी है और तथ्य यह भी है कि सुकुमार सेन के योगदान का कोई भुला नहीं सकता। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि सुकुमार को 1953 में पंडित नेहरू ने सूडान में गवर्नर बनाकर भेजा था। सूडान में लंबे वक्त तक चुनाव का आयोजन कराने वाले अधिकारी को गवर्नर कहा जाता था। इसके बाद 1960 में उन्हें बर्धमान विश्वविद्यालय का पहला कुलपति भी बनाया गया था। बीजेपी सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने मंगलवार को सुकुमार सेन का जिक्र लोकसभा में किया था। उनका मकसद यह समझाना था कि कांग्रेस के दौर में मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ जस्टिस, इन सबके साथ सरकार के संबंध किस तरह के थे। अब ये तो सब इतिहास में दर्ज है। इन तथ्यों को कोई कैसे छुपाएगा, कैसे बदलेगा? कि कांग्रेस इस बात से इंकार आज कर सकती है कि 1958 से 1967 तक सीईसी रहे सुंदरम को पद्म विभूषण दिया गया था। 1972 से 1973 तक सीईसी रहे नागेंद्र सिंह को भी पद्म विभूषण दिया गया। 1982 से 1985 तक 1985 तक सीईसी रहे आर.के. त्रिवेदी को गुजरात का गवर्नर बनाया गया था। 1990 में सीईसी रहे वी.एस. रामादेवी को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया। 1990 से 1996 तक सीईसी रहे टी.एन. शेषन ने रिटायर होते ही कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और लाल कृष्ण अडवाणी के खिलाफ लड़ा। 1996 से 2001 तक सीईसी रहे एमएस गिल। 2009 से 2011 तक मनमोहन सिंह सरकार की कैबिनेट में मंत्री रहे। ये वही गिल साहब हैं जिनका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले में प्रमुखता से आ गया था। 2006 से 2009 के बीच एन गोपालास्वामी सीईसी रहे। उन्हें भी पद्म विभूषण से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। मुझे सम्मान से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल से आपत्ति है। सवाल यह है कि आखिरकार इस दौर में किस सीईसी को क्या मिला है। ये कांग्रेस को पटल पे रखना चाहिए, विपक्ष को पटल पे रखना चाहिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। इस लिस्ट को दिखाने इसका मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है, इन सभी लोगों के लोकतंत्र के प्रति योगदान को कम करके देखना और दिखाना बिल्कुल नहीं है। इन सभी ने भारत की चुनाव प्रक्रिया में एक मजबूत योगदान दिया है और इनका सम्मान है। लेकिन आज जो लोग संविधान का, लोकतंत्र का ज्ञान देते घूमते हैं, वो अपने जमाने में क्या कर रहे थे? पद्म विभूषण बांट रहे थे, गवर्नर के पद बांट रहे थे, कुछ को चुनाव लड़ने के लिए टिकट बांट रहे थे, कुछ को मंत्री बना रहे थे, कुछ को सांसद बना रहे थे। और ध्यान रहे, ये लिस्ट तो केवल मुख्य चुनाव आयुक्त रहे लोगों की है। हमें बहरूल इस्लाम को नहीं भूलना चाहिए, जो 1962 और 1968 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। 1972 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बन गए। 1980 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया और फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस लौट आए। ये कांग्रेस करती थी। दिसंबर 1980 में उन्हें इंदिरा गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। भूलना तो
केएस हेगड़े को भी नहीं चाहिए। हेगड़े को 1954 में कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा। अगस्त 1957 में उन्होंने इस्तीफा दिया और मैसूर हाई कोर्ट का जज बने। 1967 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फिर 1973 में इस्तीफा दिया और फिर जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ गए। इस लिस्ट में सबसे खास नाम जस्टिस आफ्ताब आलम का है। ये पहले सीपीआई के सदस्य रहे, फिर कांग्रेस में पहुंचे। आरोप है कि जज रहते उन्होंने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री गुजरात के अमित शाह को काफी परेशान किया था। एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 1000 छेद या फिर 72 छेद। यानी ज्ञान देने से पहले दो काम जरूर कर लेने चाहिए। अपना होमवर्क अच्छे से करो, दूसरा किसी की बातों को काटने से पहले तर्क और तथ्य को मजबूती से चुनने चाहिए, नहीं तो हंसी का पात्र बनने में देर नहीं लगती है। राहुल गांधी जब देश की हर संस्था पर सरकार के साथ मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाते हैं, तब उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि इतिहास वो आईना है जिसे कहीं से खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आईना कभी भी अचानक सामने आकर खड़ा हो सकता है। राहुल गांधी की टीम को भी सावधानी से उन बातों का विरोध करना चाहिए जो बाद में उन्हीं की किरकिरी करा दे। अब देखिए, निशिकांत दुबे ने मंगलवार को देश के पहले सीईसी की सूडान में नियुक्ति के बारे में बताया और दावा किया कि नेहरू सरकार ने उन्हें वहां गवर्नर नियुक्त किया था। कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की मुखिया, आईटी सेल चीफ सुप्रिया श्रीनेत गवर्नर शब्द को पकड़कर निशिकांत दुबे को घेरने के मैदान में कूद पड़ी। सुप्रिया श्रीनेत ने उन्होंने जो लिखा, डिग्री दुबे फेक डिग्री की तरह सदन में फेक वक्तव्य भी देते हैं। सुकुमार सेन के रिटायर होने पर कांग्रेस ने उन्हें सूडान का राज्यपाल नहीं बनाया था। उन्हें सूडान ने 1953 में अपने पहले चुनाव कराने के लिए बुलाया था। बुड़बक अंतर तो बूझते हो ना, यह सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा। इसके बाद निशिकांत दुबे ने जो जवाब दिया उस पर गौर फरमाइए। उन्होंने लिखा, बुड़बक कांग्रेस 1953 के दौर में सूडान के चुनाव आयुक्त को गवर्नर ही बोलते थे। 1960 में रिटायर होने के बाद सुकुमार सेन जी को बर्धमान विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था। जाहिल प्रवक्ता बर्बाद करने के लिए काफी हैं। अब गवर्नर कहते थे या नहीं, ये मैं आपकी रिसर्च के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन ऐसी बातों को उछालने और उठाने से क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की मुहिम को वाकई कोई फायदा मिल रहा है या फिर उन्हें उल्टे उसका नुकसान हो रहा है? इसका फैसला भी मैं आप यानी जनता जनार्दन और कांग्रेस पार्टी पर छोड़ता हूं। इस वीडियो का मकसद ये बताना है और समझाना था कि असहमति के लिए असहमत होने से चुनाव में जीत नहीं मिलेगी। जनता का वोट पाना है तो बात वो करनी होगी जिस पर देश की जनता भरोसा कर पाए। याद रखिए, चुनाव में जीत पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन से नहीं, देश को संतुष्ट करने वालों को मिलती है और यही अक्सर हमने देखा है।